अच्छा जी। आज हम पढ़ेंगे जो इम्यूनिटी का बाकी हिस्सा रह गया था वो स्टार्ट करेंगे। और ये स्पेसिफिकली इससे पहले हमने दो लाइंस ऑफ डिफेंस पढ़े हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। आज जो हम पढ़ेंगे ये थर्ड लाइन होता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो चीज़ मतलब तीन लाइन है, ठीक है। जो भी बॉडी के ऊपर अटैक करने वाला पैथोजन माइक्रोब वगैरह जो भी आता है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन से गुजरेगा, फिर सेकंड लाइन से गुजरेगा, फिर थर्ड से गुजरेगा, ठीक है। तो अगर पहले दो लाइन से वो कंट्रोल नहीं हुआ, उस टाइम वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर वो जाएगा थर्ड के पास। मतलब वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होगी अगर वो इन दो लाइन से पास होके थर्ड के पास जाती है, ठीक है। तो फिर थर्ड लाइन के पास कुछ अपनी एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, अपना एक निज़ाम होता है, तो वो उस हिसाब से फिर अपने हिसाब से उस चीज़ को डील करता है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है जो कि इम्पोर्टेंट होंगी और अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं पेपर में, जिसमें सबसे पहले है एंटीजन, ठीक है। एंटीजन या फिर हम इसको कहते हैं इम्यूनोजेंस, ठीक है। एंटीजन का वर्ड आया, इम्यूनोजन का आया, एक ही मतलब है। आर सब्सटेंसेस फॉरेन टू द होस्ट दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका मतलब ये होगा कि एंटीजन हम हर उस चीज़ को कहते हैं, हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी के की अपनी बॉडी का नहीं हो, ठीक है। मतलब बाहर से कोई आई हुई चीज़ हो जो कि ख़तरनाक हो, उसको हम एंटीजन कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो जब बॉडी के अंदर आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने का मकसद क्या है कि जब वो बॉडी के अंदर आएगा तो इम्यून सिस्टम बेदार हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो ख़तरनाक चीज़ आई है और मैंने उसको ख़त्म करना है। तो इसके आने की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो एंटीजन क्या होगा? हर वो ख़तरनाक चीज़ जो कि बॉडी में बाहर से आती है और आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, और इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ अपना एक रिस्पॉन्स देता है, एक रिएक्शन देता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटीजन। अब ये पता कैसे चलता है बॉडी को कि बाहर से कोई जो चीज़ आई है वो ख़तरनाक है, ठीक है। तो क्या होते हैं? आर रिकग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर ऑन इम्यून सेल्स प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर हर चीज़ के ख़िलाफ़ अपनी अपनी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो होती है ये स्पेशली मैंने आपको कल बताया था कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बनती है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ है, ये जब देखती है किसी एंटीजन को तो इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। जब वो रिसेप्टर उसके साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब एक किस्म का सिग्नल होता है, अगर वो सिग्नल उनको मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि एंटीजन है तो एंटीजन को वो देखेंगे, एक सिग्नल देंगे, तो उस सिग्नल की वजह से उनको पता चलेगा कि हाँ ये जो है चीज़ ख़तरनाक है, अब मैंने इसको क्या करना है? रोकना है। अच्छा, ये लिखा हुआ है मोस्ट एंटीजेंस आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, एंटीबॉडीज़ को ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ये याद रखना है। और जो ज़्यादातर एंटीजेंस होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव साइट और एंटीजन आर कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और इपीटॉप्स। एक्टिव साइट क्या होते हैं? एक्टिव साइट वो चीज़ होती है एंटीजन के बॉडी के ऊपर जो एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ, देखें, ये जो रेड कलर की है ना, रेड कलर की जो आपको नज़र आ रहा है, ये एंटीजन है। और जहाँ पे ये बाइंड हो रहा है, जहाँ पे ये ब्लू कलर के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का अगर आप देखेंगे ये आपको इस तरह वाई शेप का नज़र आएगा, तो एंटीबॉडी है ये, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो बॉडी की अपनी एक ताकत होती है, एक एंटीजन के ख़िलाफ़ एक दवाई होती है, ठीक है। तो और इसका शेप जो है वो वाई शेप होता है, ये इस तरह, ठीक है, वाई शेप। अब आपने याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है कि एंटीबॉडी का शेप किस तरह होता है, तो वो वाई शेप होता है, ठीक है। तो और एंटीबॉडी जो है जिस जगह पे वो एंटीजन के साथ मिलती है, एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब यहाँ पे जब ये एंटीजन के साथ मिलती है, जैसे कि इस साइड में भी, इस साइड से एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हुई है, इस साइड से भी अटैच हुई है, इस साइड से भी अटैच हुई है, तो मतलब ये जो एंटीजन है जो कि ख़तरनाक चीज़ है,
इन तीनों को क्या किया है, तीन एंटीबॉडीज़ ने जो है एक एंटीजन को घेर के रखा हुआ है। अब ये ज़्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए वो क्या होता है, तीनों ने उसको घेर के रखा हुआ है, तो उसके लिए अब ये अपने ऊपर जो है वो काम करेंगे एंटीबॉडीज़ और इस एंटीजन को ख़त्म करेंगे। तो जहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का आपस में मिलाप होता है, जहाँ पे वो मिलते हैं, ठीक है, ये तीनों आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। इसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं या फिर एक्टिव साइट कहते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट मतलब ये कि एंटीजन को पहचानने वाली जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो। तो ये एंटीबॉडीज़ किस शेप की होगी, वाई शेप की, और एंटीजन किसी भी शेप का हो सकता है। यहाँ पे इस तरह ओ का आया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओ ही होगी, जो दूसरे शेप का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह ये यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे ना वही बात बताई गई है, और इसको हम इपीटॉप भी कहते हैं, इपीटॉप, ठीक है। ये जो जगह है जहाँ पे ये अटैच हुआ है, इसको हम इपीटॉप भी कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ है हैप्टिन्स। हैप्टिन्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन, मतलब एंटीजन तो है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें कोई लो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका, मतलब पूरा उसके अंदर ना वो बीमार करने की सलाहियत नहीं होगी जब तक वो किसी दूसरे चीज़ के साथ नहीं मिलेगा। मतलब अकेले जब वो होगा तो बिल्कुल लो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका, बिल्कुल जो है ना वो छोटा सा कुछ होगा, लेकिन जब उसके साथ कोई दूसरा प्रोटीन, इस तरह का कोई दूसरी चीज़ मिलती है तो वो फिर ख़तरनाक बन जाता है। जैसे कि पेनिसिलिन ड्रग, पेनिसिलिन ड्रग जो है वो एक किस्म की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। लेकिन पेनिसिलिन जो है वो क्या है, बजाते खुद एक बैक्टीरिया है, लेकिन जब इसके साथ हम इसको चेंज करके इसको थोड़ा सा हेलो जी, कोई मसला है, आवाज़ आ रही है आपको? जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पेनिसिलिन ड्रग जो है, मतलब जब वो अकेले होता है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो मतलब जब इसके साथ हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और इसके साथ थोड़े से मतलब इसके साथ बैक्टीरिया वगैरह मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है फिर ये एक ड्रग बन जाता है, एक दवाई बन जाती है, फिर इसको इसको हम दवाई कहते हैं, ड्रग कहते हैं। लेकिन हैप्टेन का सिंपल आपने यही मतलब लेना है कि जब एक चीज़ है, एंटीजन तो है लेकिन पूरा सही कंप्लीट एंटीजन नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमी है, जब तक उसके साथ कोई दूसरा प्रोटीन या कोई दूसरा इस तरीके की चीज़, कैरियर जिसको हम कहते हैं ना, कि एक चीज़ जिसको लेके जाता है, वो चीज़ नहीं मिले तो फिर हम उसको पूरा एंटीजन नहीं कह सकते। अगर ये इस तरह है, सिर्फ कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, सिर्फ एक एंटीजन है थोड़ा सा, तो उसको फिर हम हैप्टिन कहेंगे। नीचे वही वही लिखा हुआ है कि स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, या फिर कुछ हार्मोन है, ठीक है, लेकिन इम्यूनोजेनिक बट आर रिएक्टिव व्हेन अटैच टू प्रोटीन कैरियर। ये हमारे बॉडी में अपने होते हैं, लेकिन जब तक इनको कोई मौका नहीं मिलता तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे इनको कोई मौका मिलता है, ठीक है, तो ये फिर हमारे मतलब हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि हैप्टिन जो है ये भी एंटीजन है, लेकिन जब तक ये किसी दूसरे चीज़ के साथ नहीं मिलता तो ये कंप्लीट एंटीजन नहीं कहलाएगा, ये इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, और इसको मसला होगा। अच्छा, इसके अलावा हाउ डू बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें आपको दो तरह के सेल्स मिलेंगे, ठीक है। एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल, ठीक है। बी सेल्स का मैंने आपको बताया था कि ये स्टेम सेल्स जो होते हैं हमारे बोन के अंदर, बोन मेरो के जो सेल होते हैं, ठीक है, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो फीटसेस होते हैं, मतलब जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, जो माँ के पेट में है, ठीक है, तो उनके बॉडी में ये जो है वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एक एडल्ट बंदा है जो पैदाइश जिसकी हो चुकी है, एक बच्चा है, ठीक है, तो उनके बॉडी में बी सेल्स कहाँ से बनेंगे, बोन मेरो से बनेंगे, मतलब बोन से बनेंगे। लेकिन जो बच्चा अभी फीटस है, जो पैदा नहीं हुआ, अभी माँ के पेट में है, ठीक है,
तो फिर उस सिचुएशन में भी उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वगैरह अक्सर बनती है। ज़्यादातर तो माँ के खून से ही मिलता है, लेकिन जो उसकी बॉडी में खुद बनती है तो वो कहाँ से मिलती है, वो उसके लिवर में बनती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसके बोन्स इतने मेच्योर नहीं होते। तो बी सेल जो है वो उसका मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। आफ्टर मेच्योरेशन बी सेल्स माइग्रेट टू लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन मैंने आपको बताया था, लिवर, स्प्लीन और जो भी लिम्फ नोड है, ठीक है, वहाँ पे ये जाएंगे ये बी सेल्स। बी सेल जो है सिंपली वो सेल है जो कि बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, वो सेल जो कि बी सेल्स है, ठीक है, वो क्या होंगे, बोन मैरो से प्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे मेच्योर होंगे, ठीक है, मतलब बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे लिम्फ नोड्स में या लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन, लिवर या लिम्फ नोड जो है वहाँ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन मीन्स के ये देखेगा कि व्हेन अ बी सेल एनकाउंटर इन एंटीजन इट रिकॉग्नाइज, इट स्टिमुलेट एंड डिवाइड इनटू मेनी क्लोन्स। क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना, 2 से 3 बनाना, 3 से 4 बनाना, ठीक है, अपना तादाद बढ़ना। अब देखें, जब भी ये मेच्योर होंगे फिर जाएंगे लिम्फॉइड ऑर्गन में, वहाँ पे जब इनको कोई एंटीजन मिलता है, ठीक है, तो ये उनको पहचानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, और फिर उसके आसपास जो है अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो उन्हीं प्लाज्मा सेल से फिर क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती है। आसानी से अगर मैं आपको बताऊं तो बी सेल्स वो सेल होते हैं जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ मेच्योर हो जाते हैं। बोन मैरो से प्रोड्यूस हुए, वहाँ मेच्योर हुए, ठीक है, मेच्योरेशन के बाद ये चले गए लिम्फॉइड ऑर्गन में, मतलब लीवर में, स्प्लीन में या लिम्फ नोड्स में, ठीक है। वहाँ पे इनको क्या दिखा, कोई भी एंटीजन वगैरह कोई ख़तरनाक चीज़ दिखी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने कॉपीज़ बनाना शुरू कर दिए। कॉपीज़ बनाने के बाद वो जो कॉपीज़ बनती है उन कॉपीज़ को फिर हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है, ठीक है, प्लाज्मा सेल से क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये हम कहते हैं कि बी सेल्स बनाते हैं। बी सेल इसी तरीके से बनाते हैं कि वो जाके आगे क्लोन बनते हैं, उनसे प्लाज्मा सेल बनते हैं, फिर प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती है, और एंटीबॉडीज़ का हमें पता है कि एंटीजन को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो सिंपली इसका यही काम है, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही काम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही बी लिम्फोसाइट बताया गया है कि ये आएंगे और फिर इससे प्लाज्मा सेल बनेंगे, ये जो सामने है, ठीक है, और प्लाज्मा सेल से वाई शेप, ये देख रहे हैं वाई शेप जो बना हुआ है, ये वाई शेप क्या है, ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, और यही एंटीबॉडीज़ आके इसी एंटीजन को घेर लेंगे। इनको घेरने के बाद जो है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे और इसी तरीके से उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पे एक और बी सेल बन रहा है जिसको हम कहते हैं मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल जो होता है ये वो सेल होते हैं जो अपने पास मेमोरी स्टोर करते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास मेमोरी होती है कि अगर दोबारा से ये चीज़ आएगी तो इसके ऑलरेडी मेरे पास मेमोरी कोई यादाश्त होनी चाहिए ताकि मैं उसको उसी तरह ख़त्म करूं जिस तरह पहले हुआ था। तो जो प्लाज्मा सेल होंगे वो अलग होंगे और उसी के साथ साथ दूसरे सेल जो पैदा होंगे उनको हम कहेंगे मेमोरी सेल। और इनका नाम से ही पता चलता है कि इनका काम क्या होगा, इनके पास स्टोर होगी मेमोरी, ठीक है, एक यादाश्त स्टोर होगी कि भाई मैंने अब इसके जो यादाश्त है या जो इसकी मेमोरी है वो अपने पास रखनी है ताकि दोबारा जब ये चीज़ आएगी तो इसको ख़त्म आसानी से करें, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं या फिर जो बी सेल्स होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है, तो उसके 5 टाइप्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ना, इम्यूनोग्लोबुलिन भी एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। एंटीबॉडीज़ के 5 टाइप्स होते हैं, कितने, 5, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो है IgA। IG का मतलब होगा इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ए। IgA जो होता है ये हमारा 5 to 10% ऑफ सीरम एंटीबॉडी, मतलब जितने भी एंटीबॉडीज़ बनती है उसमें से तकरीबन 5 to 10% IgA होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सलाइवा में, टीयर्स में और ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। हेल्प्स कीप बेबी सेफ वाइल इट डेवलप इट्स ओन इम्यून सिस्टम।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, ताकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, जहाँ जब तक उसका अपना इम्यून सिस्टम डेवलप सही से नहीं होता तब तक ये एंटीबॉडीज़ माँ से मिलती है और एक बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टाइनल म्यूकस, मतलब ये जो ब्रोंकाई वगैरह होते हैं या हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, जो गट होता है, ठीक है, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ वायरस और बैक्टीरिया टू म्यूकोजल सरफेसेस। और इन्हीं एरिया पे, मतलब हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में और हमारे इंटेस्टाइनल या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें ये वाले IgA एंटीबॉडी ज़्यादा पाई जाती हैं, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस को अटैच होने से बचा सकें। ठीक है। IgA जो है, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ, IgA जो है 5 एंटीबॉडीज़ में से पहली एंटीबॉडी है, जो कि तकरीबन टोटल एंटीबॉडीज़ का 5 to 10% होता है। जैसे अगर टोटल 100 एंटीबॉडीज़ है तो उसमें से 5 से लेके 10 तक जो है A वाले होंगे। ठीक है। ये हमारे सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क वगैरह में पाए जाते हैं। और स्पेशली रिस्पायरेटरी, मतलब जो ब्रोंकाई वगैरह है या फिर जो हमारा इंटेस्टाइन और स्टमक वगैरह है, इनमें पाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस को रोक सके। ठीक है। दूसरा जो है वो है IgD। IgD जो है ये बहुत कम मकदार में पाया जाता है, 0.2% होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स एंड एक्ट एज एंटीजन रिसेप्टर। अब जो बी सेल हमने पढ़े इससे पहले, ठीक है, तो IgD किसी बॉडी के किसी पार्ट में नहीं पाया जाता। IgD जो है वो स्पेशली बी सेल्स के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, और ये एज अ रिसेप्टर काम करता है, मतलब एज अ सिग्नल काम करता है कि जब भी एंटीजन आएंगे तो वो इसको अटैच करेंगे अपने पास। ठीक है। और एंटीजन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? हर वो चीज़ जो किसी स्टिमुलस को, किसी चेंज को महसूस करे। ठीक है। तो IgD जो होते हैं ये बी सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं और किसी भी एंटीजन को महसूस करते हैं। जब वो महसूस करेंगे तो फिर उसके ऊपर एंटीबॉडी जाके अटैक करेंगे। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है, जो बज़ाहिर जो बिल्कुल सही फंक्शन है, वो अभी तक नहीं पता है। ठीक है। मतलब अननोन फंक्शन है। मुकम्मल तौर पर इसका ब्लड में क्या काम है, बॉडी में क्या काम है, वो अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला है। तो सिंपल आपको इसकी जो मेन ये नंबर है ना कि कितना पाया जाता है, वो आपको 0.2%, और जो IgA था वो कितना था? 5 से 10%। ठीक है। अच्छा, इट इज़ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम। ये वही बात है, जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारी प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल फंक्शन जो है वो हमें नहीं पता, जितना हमें इसका फंक्शन पता है वो है एंटीजन रिसेप्टर, मतलब एंटीजन को महसूस करने का काम करते हैं। ठीक है। नंबर 3 इज़ IgG। ठीक है। IgG जो है वो सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 80%। अब ये इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है या एंटीबॉडी जो है, उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ कौन सी पाई जाती है? वो है IgG। ठीक है। जो कि 80% है तकरीबन। और ये जो है क्रॉस ब्लड वेसल्स वॉल एंड एंटर टिश्यू फ्लूइड, मतलब ये ब्लड वेसल से गुजर के तकरीबन एक तो वो फ्लूइड होता है जिसको हम खून कहते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में गुजरता रहता है, चलता रहता है, वो अलग फ्लूइड है। एक वो फ्लूइड होता है जो टिश्यूज़ के बीच में होता है, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब ये जो है टिश्यूज़ के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। क्रॉस प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट फीटस। प्लेसेंटा हमें पता है कि क्या चीज़ है, जो माँ से बच्चे के साथ एक ट्यूब कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो ये माँ से बच्चे में भी उसी प्लेसेंटा के ज़रिए आते हैं, ताकि बच्चे को जो फीटस होता है, फीटस का मतलब क्या होता है? वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है, अभी जो पैदा नहीं हुआ होता, ठीक है, तो उसको हम फीटस कहते हैं। तो उस बच्चे को प्रोड्यूस कर उसकी प्रोटेक्शन कर सके। इसके अलावा एट पोजेस इम्यूनिटी इन इन्फेंट्स प्रियोर टू बर्थ। ठीक है। और उन्हीं बच्चों में प्रियोर टू बर्थ मीन्स जो बर्थ से पहले होते हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए, ठीक है, उन इन्फेंट्स में, उन बच्चों में भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं IgG, क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो इनका काम भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि ब्लड में घूमते रहते हैं, वायरस या फिर न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, जो भी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब उनके pH को कम या ज़्यादा करते हैं, न्यूट्रल पे लेके आते हैं।
ट्रिगर कंप्लीमेंट एंड इनहेंस फेगोसाइटिक सेल। कंप्लीमेंट जो है ये भी इम्यून सिस्टम को कहते हैं, और फेगोसाइटिक सेल जो होते हैं उनकी अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो उनको बढ़ाते हैं, उनकी काम को मज़ीद फ़रोग़ देते हैं। अच्छा, ईच मॉलिक्यूल ऑफ आईजीजी हैज़ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह हमने पिछला वो पढ़ा ना, एंटीबॉडी पढ़ी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक एंटीजन के पास जो है वो कितने एंटीबॉडीज अटैच है? 3। तो इसी तरह जो आईजीजी की एंटीबॉडीज़ होती है वो एक वक्त 2 एंटीजन के साथ अटैच हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब इसके साथ एक वक्त में 2 एंटीजेंस जो है वो अटैच होते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो इनके थोड़े थोड़े से फंक्शन है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। तकरीबन फंक्शन सबके सेम होंगे, लेकिन जो इनकी तादाद है वो आपने याद रखनी है। और इसमें एक होता है कि सबसे पहले किसी इन्फेक्शन वाली जगह पे कौन सी जाती है, एलर्जी के वक्त कौन से रिलीज़ होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये है आईजीई। आईजीई जो है ये भी 0.002%, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। और ये मास्ट सेल या फिर बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शन के दौरान आईजीई वाले जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये पॉइंट आपको याद हो तो आपको आईजीई में कोई दूसरी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आईजीई ई से एलर्जी याद रखें, वैसे ई से एलर्जी नहीं आती, लेकिन हम याद रखने के लिए कहते हैं, ठीक है। ई से एलर्जी मतलब ये जो एलर्जी है, एलर्जी जब होती है तो उस टाइम बॉडी में आईजीई वाले एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे या बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से याद रखना है। जब भी कोई एलर्जी हो, कोई पैरासाइटिक रिएक्शन हो, तो ये पैदा होते हैं। और कहाँ पैदा होते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ लिवर, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन्हीं जगहों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब पैदा होते हैं। इसके अलावा जो है आईजीएम भी 5 से 10% पाए जाते हैं, ठीक है। और ये देखें, फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर। जब भी बॉडी के अंदर सबसे पहला एंटीजन आता है, मतलब एंटीजन जब भी आता है, ठीक है, तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी जाती है वो कौन सी होती है? आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम वो वाहिद एंटीबॉडी है जो सबसे पहले किसी एंटीजन के पास जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से याद रखना है। वेरिएबल एंड डायग्नोज बिकॉज इट इज़ अर्ली टू रिस्पॉन्ड। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देती है, बहुत जल्दी जवाब देती है, तो इसीलिए हमें डायग्नोज करने में बीमारी के मतलब जब टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें जब आप पहले करते हो तो आपको आईजीएम वाले एंटीबॉडीज ज़्यादा मिलेंगे। क्यों ज़्यादा मिलेंगे? क्योंकि ये सबसे पहले उसी जगह पे जाते हैं, अपने आप को पहुंचाते हैं। लार्जर देन आईजीजी, आईजीजी में हमने पढ़ा कि उसमें 2 एंटीजेंस अटैच हो सकते हैं, लेकिन ये उनसे काफ़ी बड़े हैं और इसमें 10 एंटीजन अटैच हो सकते हैं, मतलब ये बड़े बड़े एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। और इसमें 10 बाइंडिंग साइट होते हैं, 10 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एंटीजेंस अटैच होती हैं और रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 एंटीबॉडीज़ हमने पढ़ी, आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई और आईजीएम। सबके फंक्शन तकरीबन एक जैसे हैं, फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कि आईजीए में है तो आपको क्या याद होना चाहिए कि ये सलाइवा, टीयर वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। आईजीडी जो है ये एंटीजन रिसेप्टर कहलाता है, मतलब बी सेल के ऊपर होता है, एंटीजन को पहचानने की कोशिश करता है। इसके अलावा आईजीजी है तो आईजीजी जो है वो टिश्यू के आसपास जितना भी फ्लूइड है उसमें पाया जाता है और माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास 2 ऐसी जगह होती हैं, मतलब 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। आईजीई जो होते हैं ये 0.002% होते हैं और इसमें क्या होते हैं, एलर्जी के रिएक्शन के दौरान ये बॉडी में रिलीज होते हैं। आईजीएम जो होते हैं ये 5 to 10% होते हैं और ये जो है सबसे पहले किसी एंटीजन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एंटीजन के पास सबसे पहले जाते हैं, ठीक है। और ये आईजीजी से काफ़ी बड़े होते हैं, इसमें 10 एंटीजन इसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमने पढ़ी वही है।
ये जो है एंटीजन स्पेसिफिक है। एंटीजन स्पेसिफिक हमने बताया है कि क्या चीज़ें, मतलब जब तक एंटीजन नहीं आएगा तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट नहीं होगा। एंटीजन आएगा तो फिर ये जो है अपना जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल कल मैंने आपको बताया था, वो इम्यूनिटी है जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो मतलब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती हैं, कुछ सेल्स प्रोड्यूस करती है जो कि जाके पैथोजन के साथ अपना काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी क्यों होती है, क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है, इसके पास वो यादाश्त होते हैं, तो जब भी वो आएंगे दोबारा से पैथोजन वगैरह, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनको पता होगा, उसके पास मेमोरी होगी, तो वो जल्दी से उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज दस रिलेटिवली रैपिड इन स्ट्रॉन्गर देन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब जब दूसरी दफ़ा कोई बीमारी आएगी, पहली दफ़ा आया जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो वो बंदे को ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन जब वही बीमारी दूसरी दफ़ा आएगी तो फिर वो रैपिड होगा, फिर वो तेज़ रिएक्शन होगा बॉडी की तरफ से और जल्द से जल्द ठीक होगा, क्योंकि बॉडी के पास ऑलरेडी मेमोरी स्टोर होती है। ये इम्यूनिटी के भी फिर वही आपको बताया गया है कि कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, मतलब वही जो हमने पढ़े, जैसे कि इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी के पहले हमने पढ़े दो टाइप्स, एक है इनेट इम्यूनिटी, एक है एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी जो हमने पढ़े। इनेट इम्यूनिटी कौन सी है, वो इम्यूनिटी जो पैदाइशी तौर पर हो, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो कि हम थ्रू लाइफ टाइम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इख्तियार करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक्वायर्ड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। फिर एक्टिव के भी दो टाइप हैं और पैसिव के भी दो टाइप है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखें, इननेट में तो खैर हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इननेट बस है ही इतना। एक्वायर्ड में जब आप आते हैं तो एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। ये गौर से सुन लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी होती है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई बंदा जो कि बिल्कुल जागा हुआ है, बिल्कुल रिएक्टिव है, ठीक है, कोई काम कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव। मतलब कोई काम या कोई चीज़ खुद बनाता है, कोई चीज़ खुद कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो एक्वायर्ड के जो दो टाइप्स है उसमें एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है और बॉडी खुद ब खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। जैसे मैं बीमार हुआ तो मैं 2-3 दिन तक बीमार रहा तो मेरी बॉडी खुद ब खुद उस बीमारी के खिलाफ क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। जब बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज़ बनाए, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, क्योंकि बॉडी ने खुद एक्टिव होके बनाया, ठीक है, तो इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। जैसे क्या लिखा मैंने, ओन एंटीबॉडीज़, अपनी बॉडी के खुद एंटीबॉडीज़, ठीक है, अपनी एंटीबॉडीज़। तो इसमें क्या होगा, बॉडी अपनी एंटीबॉडीज़ खुद बनाएंगी। दूसरा जो इसका टाइप है वो है पैसिव। पैसिव का मतलब होता है रेडीमेड एंटीबॉडीज़, आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिलती है बाहर से। जैसे कि आपने कोई वैक्सीन लगाई, ठीक है, वैक्सीन लगाने से आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिलती है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है, तो वो आपने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी ने तो खुद प्रोड्यूस नहीं किया ना, वो तो आपको बने बनाए मिल गए बाहर से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होगा, एक्टिव में वो फ़र्क है, एक्टिव का मतलब होगा कि बॉडी खुद बनाती है एंटीबॉडीज़, उसको हम एक्टिव कहेंगे। और अगर बॉडी खुद नहीं बनाती, बाहर से बनी बनाई बॉडी को एंटीबॉडीज़ मिल गई, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, फिर हम उसको कहेंगे पैसिव, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक्टिव के दो टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, पैसिव की भी दो है, जैसे कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। देखें, अब इसके मैं आपको बताऊं, नेचुरल
पैसिव, नेचुरल, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के पहले दो टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट। वही बात है कि कुदरती तौर पर जब बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस होते हैं तो वो नेचुरल है। लेकिन अगर बाहर से अगर आपको मिलते हैं, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन क्या होगा कि बाहर से जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपको जो एंटीबॉडीज़ मिलती है, तो कभी कभी वैक्सीन क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई जरासीम तो डाल दिया जाता है, लेकिन वो जरासीम नुकसानदेह नहीं होता, ठीक है। तो बॉडी खुद उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है, हालांकि वो नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन बॉडी को तो ये पता नहीं है ना कि ये नुकसान है या नहीं है। बॉडी को सिर्फ इतना पता है कि वो चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है, तो वो एंटीबॉडीज़ खुद बनाना शुरू करती हैं। तो ये आर्टिफिशियल में आएगा। आर्टिफिशियल में कैसे आएगा? क्योंकि बाहर से कोई चीज़ आई और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़, या आपने बाहर से ये एंटीबॉडीज़ दे दी थ्रू वैक्सीन, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर पैसिव की हम बात करें तो पैसिव में जो है, पैसिव का मतलब क्या था? जो रेडीमेड मिलती है ना, जो बनी बनाई मिलती है। बनी बनाई में सबसे पहले हमें कहाँ से मिलेगी एंटीबॉडीज़? हमारी मदर से मिलती है, ठीक है। मतलब जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता कि वो एंटीबॉडी बनाए, तो उनको बनी बनाई एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलेंगी? मदर से मिलेंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल क्यों कहते हैं? क्योंकि मदर के लिए तो वो नेचुरल है ना, मतलब मदर की बॉडी ने तो वो खुद बनाए, लेकिन हमारी बॉडी को तो वो मदर से बने बनाए मिल गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और अगर हम ऐसा करें कि कोई दूसरे बंदे से ब्लड ले लें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, या कोई इस तरह कोई बना बनाया किसी दूसरे तरीके से मिल गए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, आर्टिफिशियल पैसिव उसको कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब ये कि इंसान की बनी बनाई हुई है या लेबॉर्ट्री में बनी हुई है और आपके बॉडी में इंसर्ट कर दिया, या फिर जो है किसी दूसरे बंदे से आपने खून ले लिया, ठीक है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल होंगे, ठीक है। तो सिंपल ये है, देखिए एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दोहराता हूँ। एक्वायर्ड वो एंटीबॉडीज़ होंगे। एक्वायर्ड, पहले तो इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, एक है इन्नेट जो पैदाइशी तौर पर है, दूसरा है एक्वायर्ड जो कि मतलब एडाप्टिव होती हैं, जो वक्त के साथ साथ एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी खुद बनती है। फिर एक्वायर्ड के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाए, तो उसको हम एक्टिव कहेंगे। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, बल्कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ये कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, कोई मसला है, कोई चोट वगैरह लगी, तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ खुद एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, ये होगा नेचुरल। और अगर किसी वैक्सीन के ज़रिए बॉडी में चले गए, ठीक है, एंटीबॉडीज़ आपने बाहर से दे दिए, ये क्या हुआ? इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है। इम्यूनाइजेशन मतलब आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि बाहर से आपने एंटीबॉडीज़ दे दी है, बॉडी ने तो खुद बनाई नहीं, तो नेचुरल हम उसको नहीं कह सकते। दूसरा जो है वो है पैसिव। पैसिव में एक होगा नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल। नेचुरल वो है पैसिव में जो बनी बनाई तो है, लेकिन नेचुरली बने हुए। अब नेचुरली कहाँ से बनेंगे? माँ की जो मतलब इम्यूनिटी होंगी, ठीक है, वहाँ से हमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगे, तो वो नेचुरल हमारे लिए होंगे, ठीक है। मतलब बॉडी मदर के लिए तो नेचुरल है, लेकिन हमारे लिए पैसिव होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें बनी बनाई मिल जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो कि लेबॉर्ट्री में बनी बनाई एंटीबॉडीज़ है, या फिर किसी से खून वगैरह ले लिया, तो वो अगर हमें मिलती है तो हम उसको पैसिव कहेंगे, आर्टिफिशियल, ठीक है। आगे वही आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है कि एक्टिव जो है, एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है। एक्टिव जो है वो बॉडी खुद बनाती है, और नेचुरल इम्यूनिटी या नेचुरल एक्वायर्ड ड्यू टू जो कि बॉडी खुद ब खुद किसी एंटीजन के आने की वजह से बनाए, ठीक है, या पढ़ लीजिए आपको पता चलेगा। आर्टिफिशियल क्या होगा? जिसे वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, टेक्स टाइम फॉर एनफ बी एंटीसेल टू बी प्रोड्यूस टू माउंट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। वैक्सीन लगाया तो फिर बॉडी में उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनेंगे, तो वैक्सीन एक आर्टिफिशियल चीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से जो बनेंगे वो आर्टिफिशियल होगा, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा पैसिव पैसिव का भी बता दिया कि जो बनी बनाई, ये क्या लगा हुआ है, इंडिविजुअल एज गिवन एंटीबॉडी बाय समवन एल्स, किसी और की दी हुई है, ठीक है। बी एंटी सेल ने उसमें कोई भी काम नहीं किया, कोई भी एक्टिवेशन उसकी नहीं हुई, और बी और टी सेल ने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई, बनी बनाई हमें एंटीबॉडीज़ मिल गई, इसको हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। एंटीजन डजंट हैव टू बी एनकाउंटर्ड फॉर द बॉडी टू मेक द एंटीबॉडीज़, मतलब इसमें आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन वगैरह नहीं आएगा, बल्कि ख़ुद ब खुद एंटीबॉडीज़ आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ठीक है। और इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ आपको जैसे कि वैक्सीन लगाने के बाद आती है, ठीक है, जैसे टेटनस लगाते हैं, रोड एक्सीडेंट के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, वो ह्यूमन एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड, उसमें एंटीबॉडीज़ होती है, वो आपके बॉडी में आती है। तो आपकी बॉडी ने तो खुद नहीं बनाई ना, जब आपको वैक्सीन लगती है तो क्या होता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ होती है, वो आपके बॉडी में खुद ही आ जाती हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये जितने भी एंटीबॉडीज़ जो कि बनी बनाई मिल जाती है बाहर से, एक तो वो एंटीबॉडी होती है जो कि बॉडी ने खुद बनाए, और एक वो होती है जो कि एंटीबॉडीज़ बाहर से आती हैं। तो वो जो बाहर से आती है वो शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा देर तक प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो बॉडी में बस कुछ दिन के लिए या उसी टाइम के लिए होते हैं, जब तक आपका वो मसला हल हो जाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ भी ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा देर के लिए वो बॉडी में नहीं रहते, ठीक है। अच्छा, नेचुरल पैसिव का मैंने आपको बता दिया कि क्या है, अ मदर्स एंटीबॉडीज पास अक्रॉस द प्लेसेंटा, मदर से जो बच्चे में आते हैं, ठीक है, वो क्या कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। कोलोस्ट्रम्स, कोलोस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है और माँ पहली दफ़ा जब उसको दूध पिलाती है, उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो उस कोलोस्ट्रम में भी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है, जब वो बच्चा पी रहा होता है तो उस टाइम उसके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ जारी होती है, ये कोलोस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको ज़ाया कर दे कि भाई ये ख़राब दूध है, स्टार्ट में सही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये कोलोस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क होता है जब बच्चे को पहली दफ़ा पिलाया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली ये लिखा हुआ है ना, कंटेन्स लॉट्स ऑफ IgA, IgA उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जब बच्चे के बॉडी में जाती हैं तो बच्चे को एक किस्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें भी वही सारी चीज़ें, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, और दोबारा से वही डिस्कस किया हुआ है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी। आई होप कि आज का ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ आ गया होगा, और इसमें कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछ लें आप, कोई सवाल हो तो। आगे सब ये काफी आसान